दोस्तों, मेरी नज़र में भूत प्रेत होते ही नहीं थे, अप्सरा होती ही नहीं थी, जिन जिन्नात होते ही नहीं थे। मैं इन शक्तियों को मानता ही नहीं था। मैं मानूं भला क्यों, जब मैंने देखा ही नहीं तो विश्वास कैसे करूं। लेकिन एक रात जो मेरे साथ में होता है वही घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। ये घटना हमें भेजे हैं, उनका नाम है भूपेंद्र जी। प्रयागराज के पास के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। साल 2010 की ये घटना उनके साथ में घटी थी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं भूपेंद्र जी की शब्दों के द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र, मैं प्रयागराज के पास का रहने वाला। मेरे परिवार भरा पूरा परिवार था। मेरे पिता जो थे ना, वो रिटायर्ड आदमी थे, आर्मी से रिटायर्ड थे। घर में भी हुक्म चलाते थे, जैसे वो सेना में काम करते थे, फौज में काम करते थे, वही रूल रेगुलेशन घर पर भी अप्लाई करते थे। मैं जवान हो चुका था और मेरी जो इच्छा थी ना, नौकरी करने की नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा बहुत सही ढंग से था, लेकिन मेरा जो सोच था ना, मैं किसी की गुलामी करना चाहता ही नहीं था। मैं चाहता था कि मैं अपना एक छोटा सा कारोबार करूं, मेरे पास में कुछ लोग काम करें। लेकिन ये मेरा जो सपना था ना, मेरे पिता पूरा नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये सब काम तो कभी नहीं कर पाएगा, तेरे में वो अनुभव है नहीं, तू पैसा को बर्बाद कर देगा, हम ये काम कभी करेंगे ही नहीं। तू जा नौकरी कर, नौकरी कर। और देख, तू कहेगा ना बार बार इसी बात को कि पापा मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे अपना काम करना है, तो गांठ बांध के रख ले। ये तेरा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। तू सारा पैसा को बर्बाद कर देगा। अब मुझे मालूम है कि मैं पैसा कैसे कमाया हूँ। इसके बाद तो मेरा सपना टूट गया था। मैं घर में रहता था, लेकिन पिता का बात सुनता रहता था। कब तक घर में बैठा रहेगा, जाता क्यों नहीं, कोई नौकरी की तलाश क्यों नहीं करता है, घर बैठने से काम नहीं चलेगा, तेरी कुछ दिनों में तेरी शादी हम करने वाले हैं, घर में बैठेगा तो कौन तेरी शादी करेगा। तरह तरह के उलाहना मेरे पिताजी सुनाते रहते थे। बाकी घर का सदस्य का कोई फिक्र नहीं होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ। लेकिन मेरे पिता मुझ पर बहुत नज़र रखते थे। मैं तो परेशान हो गया था। मुझे लगने लगा कि ये घर छोड़ के चला ही जाए, कहीं अलग ही रहा जाए। लेकिन मेरे पास ना पैसा ना कौड़ी, कहाँ मैं शहर में जाकर आऊँगा, कहाँ किराए पर घर लूँगा। छोटी मोटी मैं नौकरी करना नहीं चाहता था, तो मन मार करके अपने गांव में ही रहता था। हाँ, कभी कभी गुस्सा आता था ना, तो अपने भाई की बाइक उठाता था। भाई हमारे अच्छे सर्विस में थे, तो उनके लिए बाइक खरीदी गई थी और वही बाइक लेकर के मैं चल देता। पिता पूछते कहाँ जा रहा है, मैं झूठ मूठ बोल देता कि मैं नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ, एक साथी ने बताया है। तब वो चुपचाप हो जाते, तब कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब मैं शाम के लौट के आता, सामने खड़े मिलते। हो गया काम, मिल गई नौकरी, किसके पास गया था, मुझे सब कुछ बताना पड़ता था, झूठ मूठ का। और वो जैसे विश्वास भी कर लेते थे। तो फिर क्या हुआ, कब बुलाया उसने, मैं झूठ मूठ कहानी में डाल देता था कि अभी वो बोला है, अभी हमारी कुछ बातचीत हुई है, अभी फिर बुलाया, फिर जाना पड़ेगा। पीछे पड़ जाते थे। वो मेरे जान नहीं छोड़ते थे, कहते थे कब बुलाया है मुझे बता, तुझे याद नहीं रहेगा तो मुझे तो याद रहेगा, मैं तुझे सही टाइम पे भेजूंगा। मतलब फौजी वाला आदेश घर में चला करता था। मैं सबसे ज़्यादा मैं परेशान था, और कोई था या नहीं था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा परेशान रहता था। मुझे लगने लगा कि ये तो सपना मेरा पूरा होगा ही नहीं, नौकरी मैं करना नहीं चाहता था। तो पिता के डांट सुनने से अच्छा था कि मैं कहीं चल करके पूरा दिन समय पास करूं, रात होगा तो घर पर लौट आऊँगा, बोल दूंगा कि अभी नौकरी मिली नहीं है, बातचीत चल रहा है। और ऐसे मैं करने लगा था। भाई की बाइक उठाता था और अपने दोस्तों यारों के पास पहुंच जाता था, घूमता था, फिरता था। कभी कभी दोस्त नहीं मिलते थे, तो मैं सड़क के किनारे एक बगीचा था, वहाँ पर एक पुलिया था, वहाँ बगीचे में बैठ जाता था, पुलिया के पास बैठ जाता था। वहाँ पर पानी भी था, तो थोड़ा पानी का नज़ारा वगैरह तालाब का ले लिया था, समय पास करता रहता था। घर में जाने का मतलब उनका उपदेश सुनना। ऐसे में बहुत बचने का
कोशिश करता था। वो रात मैं कभी भूल नहीं पाता। मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं किया, ना कभी मैंने भूत प्रेत को देखा नहीं था। उस रात मैं एक दोस्त के पास गया हुआ था। रात का 9 बजा हुआ था और आसमान में भी चांद निकला हुआ था। ये भी नहीं था कि अंधेरी रात थी। अभी मेरा घर जाने का मूड नहीं था। मैं चाहता था कि पिताजी जब नींद में सो जाए तब मैं घर पहुंचूंगा, नहीं तो घर जाते ही पूछना शुरू कर देंगे, क्या हुआ तेरे काम का, कहाँ तक तेरे काम आगे बढ़ा, बात हुई। तरह तरह की बातें मुझसे पूछा करते थे। अब मैं इसलिए उस जगह पर रुक गया, बगीचा में। कभी कभी दिन में वहाँ समय पास करता था, लेकिन रात को 9 बज रहा था। उस पुलिया पर मैं बैठ गया। पास में पानी का तालाब जैसा था, तो थोड़ा चांद का नज़ारा भी उसमें अच्छा दिख रहा था। बैठ करके मैं अपने भाग पर सोचने लगा कि कब तक अपने पिता से भागता रहूँगा। कभी न कभी तो सच उनके सामने में आएगा, और सच सामने आएगा तो मेरी हालत तो बुरी कर देंगे। क्या करूँ मैं? नौकरी अच्छी कोई मिल नहीं रही है। मेरा नौकरी करने का मूड नहीं था। पापा पैसा देख राजी नहीं थे, तो मैं करूँ क्या? इसी तरह सोच विचार करता रहा और समय जो था निकलता जा रहा था। रात ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अचानक मेरे बाइक के पास कोई आकर के खड़ा हो गया। मैं पीछे की तरफ देखता, मैं देख नहीं पाया कि कौन है। तभी एक सुरीली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, ये आपका बाइक है? ये मोटरसाइकिल आपका है? वो सुरीली आवाज़ सुन करके मेरे कान खड़े हो गए। मुड़ के देखता हूँ तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी है सफ़ेद लिबास में। आज जो रोशनी पड़ रही थी चांद का, उससे उसका लिबास चमक रहा था। मैं बोला, हाँ जी मेरा है, क्या बात है? तब मैं उसको सही ढंग से देखा। देखने में बहुत ही खूबसूरत यंग थी ही। बाल खुले हुए थे, हवा में लहरा रहे थे। मैं उठ करके पुलिया से खड़ा हो गया और उसकी सुंदरता देख करके मैं थोड़ा मने मन उस लड़की को अब ज़्यादा ही मैं नज़दीक पहुंचने की कोशिश करने लगा था। अब पहुंच भी गया मैं बाइक के पास में। मैं उसको नज़दीक से देखना चाहता था। जितना मैं दूर से देखा था, नज़दीक से आने के बाद में वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं पूछा उससे, कुछ काम था? लेकिन मैं एक चीज़ नोट किया, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, 10 के आसपास बज गया था। ये जो सड़क थी ना हमारी गांव वाली, ये बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। एक भी यात्री, एक भी कोई इंसान ना आ रहा था ना जा रहा था। अक्सर हमारे गांव वाले रोड पर ऐसा ही होता था। 7-8 बजे तक जो जहां से आना होता था आराम से आ जाता था। इसके बाद डर के मारे कुछ लोग गांव के हैं ना, वो लोगों को भय ऐसा कर दिया था कि भाई वो जो पुलिया है ना, वहाँ पर कुछ आत्माएं घूमती रहती है, वो लोगों को पकड़ लेगी। तरह तरह का मैंने डर पैदा गांव वालों ने कर दिया था। तो लोग बाग बड़ा कतराते थे। रात के टाइम देर रात में कोई आता ना था, अकेले नहीं आता, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए। अकेले तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन मैं ऐसा ही इंसान था। अभी तक मुझे कोई भूत प्रेत ऐसी कोई शक्तियाँ नज़र नहीं आई। अब मैं इस पर कभी कभी सोचता था कि अभी तक मुझे क्यों नहीं नज़र आई। यहाँ पर लोग बाग जो हमारे गांव वाले हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो बताते रहते हैं, तो मुझे क्यों नहीं नज़र आई। खैर, हम उस बात पर आते हैं जो उस टाइम चल रहा था। तब लड़की कहती है, ये बाइक आपकी चलती भी है? मैंने बोला, हाँ, कहीं जाना है क्या आपको? कहती है, हाँ, इसी रोड पर आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैं तो बड़ा खुश हो गया था, इतनी खूबसूरत लड़की देख करके, वो भी अकेले। तब मेरे मन में जिज्ञासा बहुत थी। मैं पूछने लगा कि आप अकेले क्यों हैं? आपके साथ कोई ना कोई होना चाहिए था। ये जगह लोगों को नज़र में सही नहीं है, यहाँ तो भूत पिचास घूमते रहते हैं। तब लड़की खिलखिला के हंसती है। कहती है, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो? आप भूत प्रेत को मानते हो? मैं हंसते हुए कहने लगा कि नहीं जी, मैं तो नहीं मानता हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, लेकिन मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। मेरी नज़र में उनकी कोई अब ज़रूरत ही नहीं है, अहमियत नहीं है। मैं उस लड़की से ऐसे ही खुल करके बात करने लगा। मैं कहने लगा कि फिर भी छोड़िए भूत प्रेत की बात, लेकिन आप घर से अकेले क्यों निकली हैं? या शहर से आ रही हैं, या फिर मामला क्या है? तब कहती, नहीं, मैं शहर गई हुई थी और मैं बस से उतरी। इसके बाद कोई साधन नहीं मिला तो मैं पैदल ही चली रही। आपका बाइक देखा और इसी रोड पर, तो मुझे लगा कि शायद आप इसी में रोड में जाएंगे, तो मैं पूछ लिया, मैंने कोई गलती किया? तब मैं कहा कि नहीं, गलती नहीं,
कौन से गांव में जाओगे? वो मेरे गांव से अगले गांव का जगह बताया। एक गांव था। मैं बड़ा खुश हो गया था। मैं कहने लगा चलिए फिर, देरी किस बात का, मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। बैठ गई। और इसके बाद मेरी और उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं अपना गांव बाईपास कर दिया, जबकि अपने गांव और उसके बाद लड़की के गांव था। अपना गांव बाईपास कर देता हूं और उसके बाद मैं उस गांव के करीब जहां वो लड़की थी, गांव आने से पहले लड़की बोलती है रुक जाओ, मुझे यहीं उतार दो। मैं कहने लगा अभी तो थोड़ी दूरी पर आपका गांव है। तब कहती है देखिए आप नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ, कोई देख लेगा तो अब मैं उसका मुंह तो बंद नहीं कर सकती ना, आप खुद समझदार हैं, ज़माना ख़राब है। मैं भी समझ गया, लड़की बहुत समझदार थी। मुझे लगा कि उसने जो इस टाइम बोला है बिल्कुल सही बोला है, ज़माने के साथ चलना चाहिए। अब हम वो जानते हैं कि हम लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, लेकिन दूसरे की नज़र ना जाने क्या क्या सवाल खड़ी करती है। अपने हिसाब से उसने सही मुझे रुकवा दिया था, मैं रुक भी गया था। तब लड़की उतर के जाती है और मुझे बाय बाय। इसके बाद मुझे उससे कोई बातचीत हुई नहीं थी। वो सीधा उस गांव की तरफ चली जाती है। अब मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा उसको जाता देखता रहता हूँ। जब अंधेरे में गुम हो जाती है, नज़र नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा झटका लगता है, अरे कम से कम उसका नाम तो पूछ लेता। कभी कभी कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाएगी। इतना खूबसूरत लड़की को तू हाथ से कैसे जाने दिया? मैं अपने आप को कोसने लगता हूँ। कम से कम उसका नाम तो पूछ लेता। अफसोस तो था, लेकिन अब तो लड़की जा चुकी थी। मैं भी उदास भाव से अब अपना बाइक मोड़ता हूँ। रात भी अच्छी खासी हो गई। इसके बाद अपना घर पहुँचता हूँ। वही घर पर पिताजी सोए हुए थे। अगर जगह होते तो बहुत तरह का सवाल मुझसे पूछना शुरू कर देते। और इतने सवाल पूछते हैं कि मैं उनको झेल नहीं पाता। चुपचाप, गर्मी का टाइम था और छत पर मेरी बिस्तर लगा होता था। अपने बिस्तर पर जाता था और आराम से वहीं भोजन भाभी लेके आ जाती थी और मैं भोजन करता था, फिर सो जाता था बिना कोई शोर शराबा किए हुए। अगर मैं ये बात पिताजी के कान में लग जाती कि मैं घर लौटा हूँ ना, तो वो रात दिन नहीं देखते, आ जाते छत पर। क्या हुआ अब बता मुझे, अब बता क्या हुआ तेरी नौकरी का? सवाल पर सवाल। ऐसे में बचने का बहुत कोशिश करता था। ऐसे में मेरी भाभी भी साथ दिया करती थी, वो भी समझती थी। खैर, उस लड़की से मिलने के बाद उससे दोबारा मेरी मुलाकात 1 हफ्ता तक तो नहीं होती है। मैं अपने जुगाड़ में लगा रहा। मैं अपने साथियों के साथ घूमता रहा इधर उधर। अब हमारे पास में समय काटने के लिए और क्या था? नौकरी तो मैं करना नहीं चाहता था, और ना जो मैंने बिजनेस सोच रखा था उसके लिए मेरे पास में पैसे थे। तो समय पास करना था घर से भाग करके। पिताजी की नज़रों में उनके सवालों से बचने के लिए मैं ज़्यादातर बाहर ही रहना पसंद करता था। ऐसे में मेरी भाभी मदद किया करती थी, कुछ पैसे मुझे दे देती थी। लो देवर जी, अभी ये खर्चे पानी का रख लो। मेरी और भाभी की खूब पड़ती थी। इसके बाद मैं उसी बगीचे में, कभी पुलिया पर, कभी दोस्तों के घर, ऐसे ही बैठा समय पास करता था। वो रात 1 हफ्ते के बाद में आई थी। और जब मैं उसी पुलिया पर बैठ करके अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था, मुझे लगा कि अभी घर जाना नहीं चाहिए। अभी बापू जाग रहे होंगे, जब वो सो जाएंगे तभी चलना चाहिए। 10 बजे के आसपास वो सो जाते थे। मैं समय बिल्कुल जान चुका था। इसके बाद मैं इंतज़ार करता रहा। 9 बजे से बैठा बैठा 10 बजने वाला था। जैसे ही बाइक के पास में पहुंचता हूं, तभी मेन रोड से कोई आता हुआ दिखता है। सफ़ेद कपड़ा दूर से चमकता हुआ नज़र आता है। मैं रुक जाता हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं करता हूँ। कौन है भाई? अगर मेरे गांव का होगा तो मैं अपने साथ लेके चलूँगा। इंतज़ार करता हूँ। कुछ ही देर के बाद में वही लड़की, वही खूबसूरत जो अगले गांव वाली लड़की थी, वही नज़र आती है। उसको देख करके मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। वही सुंदर चेहरा, वही कपड़ा, सब कुछ वही था जो मैं पहले एक बार देखा था। कोई बदलाव नहीं था। वो मुझे देख के खुश हो गई। अरे आप यहाँ पर? चलो अच्छा हुआ, आज भी हमारी मदद कर देंगे। आप चलेंगे ना मेरे साथ में, मेरे को छोड़ देंगे ना? मैं खुश हो गया। मैं कहने लगा कि हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन पहले अपना नाम बताइए। मुस्कुराती हुई कहती है, नाम क्या करोगी जान करके? अब मैं कहने लगा कि मैं आपको बिठा रहा हूँ, अपनी बाइक पर लेके जाऊँगा, तो इतना तो जानने का अधिकार है कि आपका नाम क्या है। मैं आपका गांव तो देख लिया,
लेकिन नाम पता नहीं है। अगर आपको लगता है कि नाम बताना सही है तो बताइए, और नहीं बताना है तो कोई बड़ी बात नहीं। और तब मुस्कुरा करके अपनी नाम बताती है। जैसा वो खूबसूरत थी, उसका नाम भी खूबसूरत था। अब मैं कहता हूँ कि आज भी शहर से आ रही हूँ। कहती हाँ, मैं ज़्यादातर अपना समय शहर में पास करती हूँ, और मैं कभी कभी अब अपने गांव भी आ जाती हूँ। वो लड़की हंसती थी, मुस्कुराती थी। और इसके बाद हमारा जो था ना रिश्ता, दोस्ती का स्टार्ट हो चुका था। मैं उसको अपनी बाइक पर बिठा करके और उसी जगह पर जहाँ मैं पहले छोड़ा था, खुद लड़की बोली आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, मैं फिर अपने गांव चली जाऊंगी। जाते जाते मैं बोलता हूँ 1 मिनट रुकिए, फिर कभी हम मिलेंगे। और तब चौंक के कहती है क्यों, मुस्कुरा करके, क्यों भाई, क्यों मिलेंगे हम। मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं झेप गया था उसकी सवाल सुन करके। और तब वो खिलखिला के हंसती है, आज के ही दिन हम मिलेंगे, हम शहर से आते हैं आज के ही दिन, अगर आप उस जगह पर होगे तो अच्छा ही रहेगा, फिर हम लोग का बातचीत हो जाया करेगी। मैं बहुत खुश हो गया था। और इसके बाद तो समय काटना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। हफ्ता दिन कब आएगा, शनिवार की रात कब आएगी, कब वो लड़की शहर से आएगी, और फिर मैं अपनी बाइक पर बिठाकर उसको गांव छोड़ूंगा। मैं दिन गिनता रहता था उंगलियों में, आज वीरवार, कल शुक्रवार, हाँ कल परसों शनिवार है, शनिवार को मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा। इधर जो हमारे घर का हालत था ना, मैं पहले बता दिया था आपको, मेरे पिताजी सही में बहुत ज़्यादती मेरे साथ में करते ही थे। मेरे घर में टिकना बहुत मुश्किल रहता था। उनकी नज़र में मैं घर से बाहर रहूं वही बढ़िया है। अब हर शनिवार के रात को हम उसी पुलिया पर मिलने लगे थे। वो शहर से आती थी और मैं उसके साथ कुछ देर समय बिताता था, बातचीत करते थे दिन दुनिया के बारे में। वो मुझसे सवाल ही पूछा करती थी कि क्या करते हो, खाली हो। और तब मैं कहता हूँ कि देखिए, खाली आप समझ सकती हैं, अगर मेरे पास में मेरे बापू मुझे पैसा दे देते ना, तो मैं अपना काम स्टार्ट कर देता। मैं दूसरों को नौकरी करना पसंद नहीं करूँगा, और जैसा मैं नौकरी चाहता हूँ वैसा नौकरी मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं अभी अपने पिताजी से बचता फिरता हूँ, और तभी मैं यहाँ पर कभी दोस्तों के पास कहीं ना कहीं अपना समय निकालता रहता हूँ। अब मैं घर लौटता हूँ जब पिताजी सो जाते हैं, ताकि मुझसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। और सुबह जब इधर उधर होते हैं, तब मैं अपने घर से बाइक लेकर निकल जाता हूँ। अगर मिल भी गए तो कहाँ जा रहे हो, मैं बोल देता हूँ कि अपने दोस्तों के पास काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। वो चुप हो जाते हैं। यही तो चाहते थे कि कोई मैं नौकरी पकड़ लूँ। अब इसके बाद उस लड़की से मेरी दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। हम उसी पुलिया पे मिलते हैं शनिवार की रात को। ऐसा शनिवार ना जाने कितना आया था, फिर चला भी गया। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी। अब हम जहाँ 1 घंटा समय निकालते थे, हम 2-2 घंटा, आधी रात के बाद हम उसको गांव उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देते थे। और वो मुस्कुराती हुई फिर शनिवार की रात को मिलने का वादा करके और फिर अंधेरे में चली जाती थी। मैं बहुत खुश हो जाता था। और ऐसा ही एक शनिवार था, मैं बहुत उदास था, क्योंकि सुबह से पिताजी ने मेरे नाक में दम कर लिया था। वो कह रहे थे कि तूने बहुत नौकरी ढूंढ लिया, अब तू मेरे साथ में चलेगा। मैं एक फैक्ट्री में जानता हूँ, एक मैनेजर मेरा दोस्त है, मैं उसके पास लेके चलूँगा, वहाँ पर तुझे क्लर्क की जॉब दे देगा, और वो नौकरी तुझे करना ही करना है। वो भी अपनी जीत पर अड़े हुए थे और मैं भी अपनी जीत पर अड़ा हुआ था। मैं पिताजी से कह रहा था कि मुझे क्लर्क की नौकरी नहीं करनी है, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे आप मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो। पिताजी नाराज हो गए थे। और इसके बाद में घर का माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका था। जब वो गुस्सा हो जाते थे ना, तो किसी के काबू में आते ही नहीं थे। अब इसके बाद भाभी कहती है मुझे कुछ पैसा दे करके कि देवर जी आप यहाँ से निकली जाओ, जब तक आप पिताजी के सामने रहोगे ना, उनका खून खोलता रहेगा। इससे बढ़िया है कि आप कहीं दूर चले जाओ, जब ये सो जाएंगे तब रात को आ जाना, इसी में हम सबकी भलाई है। मैं समझता था मौके का नजाकत को। इसके बाद में मैं अपना भाई वाला बाइक लेकर के निकल जाता हूँ। मन बहुत उदास था, बहुत बेचैन था। मैं जो काम करना चाहता था, पिताजी आसानी से पैसा दे सकते थे, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते थे। मैं यही काम करना चाहता था, इसके अलावा मैं नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन वो भी जीत पर अड़े हुए थे
कि तुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं नौकरी का बातचीत कर लिया हूँ, क्लर्क की नौकरी है, अच्छा खासा सैलरी है और वहीं पर तुझे रहना भी है। मैं ये नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसी पर बहुत बहस घर में हो चुकी थी और दोपहर के बाद मैं घर से चुपचाप निकल जाता हूँ, अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, लेकिन वहाँ कुछ दोस्त मिलते भी हैं, नहीं मिलते हैं। इसके बाद मैं अपने आप को अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देता हूँ। मैं उसी पुलिया के पास, उस बगीचे में आकर के अपना समय पास करता रहता हूँ। और तब मुझे बड़ा बहुत दुख, उस रात मैंने उस दिन को मुझे बहुत दुख पहुँचा था। जो जो शब्द मेरे पिताजी ने मेरे लिए बोले थे, वो शब्द मेरे को चुभ रहे थे। तू निकम्मा है, कभी तू नौकरी करना ही नहीं चाहता है, तू बहुत आलसी है, तू घर में बैठ कर के आराम से रोटी तोड़ना चाहता है। ना जाने क्या क्या इतने भारी भारी शब्द मैं बता भी नहीं सकता। मन बहुत व्यथित था, बहुत दुखी था। मैं अपने भाग्य पर रो रहा था। अगर मेरी किस्मत मेरे साथ देता तो मैं अपना काम जरूर करता, लेकिन मेरी बैग तो अच्छी थी। मेरे पिताजी के पास ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, लेकिन वो देना ही नहीं चाहते थे। मैं अपने भाग पर ऐसे ही रो रहा था। रात का 9 बजा हुआ था। मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा लेट ही जाऊंगा, क्योंकि पिताजी गुस्से में हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। जब गुस्सा होते थे ऐसे ही करते थे, वो सोते नहीं थे जल्दी से। हाँ, मैं उसी जगह पर, वो भी शनिवार का रात था और मैं भूल गया था कि आज वो मेरी प्रेमिका आने वाली है। मैं जब चलने का तैयार होता हूँ ना, रात को 10 बज रहा था और तब वो प्रेमिका मेरी बाइक के पास खड़ी दिखाई देती है। मैं उसको देखता हूँ, लेकिन आज जोश की कमी थी, अंदर से दुखी था। वो ताड़ जाती है और कहती है, भूपेंद्र आज बात क्या है? पहले वाला जोश नहीं है, तुम उदास देख रहे हो, बात क्या हुआ है? मैं बोल नहीं पाता हूँ। तब मैं कहता हूँ, छोड़ो ना, घर का पर्सनल मैटर है, ये तो हर घर में चलता रहता है, छोड़ो इस बात को, चलो हम दूसरी बात करते हैं। तब वो जिद करने लगती, नहीं नहीं, ऐसा कौन सा मैटर है, बताओ, मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं कहने लगा, छोड़ो, इसमें तुमको बताकर कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तब कहती, कम से कम बताओ तो सही, अगर मेरे लायक होगा तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगता हूँ, ये मेरा क्या मदद करेगी भाई? ये कहाँ से मेरी मदद करेगी? मुझे तो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, ये मदद नहीं कर सकती। मैं टालने की कोशिश करता हूँ और तब लड़की जीत पकड़ लेती है, अरे बताओ भी सही, क्या तुम्हें चाहिए, क्या तकलीफ़ है, क्या होने से तुम्हारा काम बन सकता है? और तब मैं गुस्से में आ जाता हूँ, लेकिन गुस्सा उस पर जाहिर नहीं करता हूँ। मैं जल्दी से बोलता हूँ, आप मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और मैं अपना काम खड़ा करना चाहता हूँ, और नहीं तो मैं इस घर को, अपना घर को छोड़ करके कहीं दूर चला जाऊँगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे पिताजी की जो बातें दिन में उन्होंने मुझे सुनाई थी, मोटी मोटी भारी भारी शब्द वाली, मैं उस लड़की को बता देता हूँ। बताओ, इतनी भारी भारी शब्द सुन करके कौन नौजवान अपने परिवार में रहना पसंद करेगा? मुझे निकट्टू, निकम्मा, ना जाने क्या क्या उपाधि दे रहे थे। मैं तो सोचता हूँ कि आज अपने घर पर ही ना जाऊँ। तब लड़की कहती, नहीं नहीं, ऐसा गलती मत करना, परिवार परिवार होता है, परिवार के वो मुखिया हैं, उनकी बात तुम्हें माननी चाहिए। चलो, आज वो गुस्सा है, कभी तो गुस्सा उनका शांत होगा। गलत कदम कोई मत उठाना। आज ना तुझे अपने घर छोड़ कर जाने की जरूरत है, रहा तुम्हारा पैसे की समस्या, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं उस लड़की की तरफ देखने लगता हूँ, तुम कैसे मेरी मदद कर सकती हो? तब कहती है, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। अब चलो भी। वो ज़बरदस्ती मुझे कहती है, बाइक स्टार्ट करो, अब फिर बैठ जाती है। मैं पूछता हूँ कि कहाँ लेके चलोगी? तब कहती है, मैं जहाँ जहाँ बता रहा हूँ, मेरे रास्ते जैसे बता रहा हूँ उसी पे चलना। इसके बाद अलग रास्ता, उसके गांव का रास्ता नहीं, ना मेरे गांव का रास्ता, हम उल्टा रोड की तरफ। और रोड के बाद फिर एक कच्ची सड़क आती है और लड़की कहती है, इस रोड पर लेकर चलो। वो रोड जो था ना, ये हमारे गांव से भी बहुत सुनसान रोड था। वहाँ दिन दोपहरी में भी कोई जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि कुछ ही दूर के पास शमशान था और वहाँ पर शमशान के आसपास कोई गुजरता रात के टाइम, दिन के टाइम, उसकी हालत ख़राब हो जाती, डर जाते थे लोग। लड़की मुझे
वही शमशान वाली रोड पर लेकर जा रही थी। वो मैं जानता था। तब मैं बाइक रोक लेता हूँ। कहता हूँ ये तो रास्ता शमशान की तरफ जाता है। तब कहती है, क्या तुम डरते हो? शमशान शमशान क्या होता है? क्या होता है तुम्हारी नज़र में, तुम बताओ। मैं कहता हूँ, जहाँ पर भूत प्रेत आत्माएं भटकती रहती है। लड़की हंसने लगती है। कहती, तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है? तब मैं कहता हूँ, नहीं, मैं तो इनको मानता भी नहीं हूँ। तब तुम क्यों डर रहे हो? लड़की जैसे मेरा मजाक उड़ाती हुई कह रही है। मैं भी जोश में आ जाता हूँ। कहता हूँ, नहीं नहीं, मैं डरता उड़ता नहीं, तुम मेरे पीछे बैठी हो ना। तब मुझे लगा कि लड़की जात हो, आज शमशान के रास्ते में रात को जाना नहीं चाहिए। लड़की खुल के हंसती है। कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, चलो भी इसी रास्ते पर चलो, हमें शमशान नहीं, हमें अपने घर पर जाना है। मैं चौंक जाता हूँ। घर तो तुम्हारा पीछे था। तब वो कहती है, मेरी मौसी का घर था, मेरा घर तो यहाँ पर है, आप चलो भी, मैं अपना घर आज दिखाती हूँ। और उसके बताए हुए रास्ते पर मैं चलने लगा। शमशान एक साइड को दूसरी साइड निकल चुका था, लेकिन उसके अपोजिट में ही एक घर खड़ा था। पुराना सा घर, रात के टाइम में बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ। वहाँ मुझे बाइक रुकवा देती है। कहती है, ये है मेरा घर। मैं उस घर को देखता हूँ, हालात जैसे एक घर सालों से खुला नहीं होगा। मैं कहता हूँ, यहाँ कौन रहता है? आपका परिवार रहता है? तब कहती है, कभी हमारा परिवार यहाँ पर रहा करता था, अब नहीं। ये लोग इस घर को छोड़ करके दूर चले गए हैं। मैं कहता हूँ, फिर कहाँ हैं? तब वो दूसरी तरफ देखती हुई कहती है, वो लोग शहर में हैं, मैं भी उन्हीं के साथ में रहती हूँ। यहाँ तो मैं मौसी से मिलने के लिए शनिवार को शनिवार आ जाती हूँ, और यहाँ मेरा कोई रहता नहीं है। मुझे लगा कि मुझे अपना घर दिखाना चाहिए। मैं तुम्हें मदद करने के लिए वादा किया था, तो इस घर में ही जाते ही हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे तुम्हारी मदद हो सकती है। वो ताला जो बंद था, वो उसके पास में चाबी नहीं था, लेकिन जैसे ही हाथ लगाती है ना, वो ताला जैसे खुल जाता है। मैं आश्चर्य से देखता हूँ, तुमने बंद ताला कैसे खोल दिया चाबी का? तब हंसते हुए कहती है, ये तो बंद ही नहीं था, इसमें चाबी है नहीं, ये तो ऐसे ही दिखाऊ है, बस एक झटके से खुल जाता है, एक झटके से बंद हो जाता है। लोगों की नज़र में ये लगता है कि बंद है, लेकिन इसमें खुला ही रहता है। दरवाज़ा खोलती है तो बहुत सारे चमगादड़ उस घर से बाहर उड़ते हुए निकलते हैं। मैं तो डर जाता हूँ। तब लड़की कहती है, अरे हो गया, बस निकल के अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था। तब कहती है कि आप 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा रोशनी कर दूं, तब तुम्हें सब कुछ नज़र आने लगेगा। मेरा हाथ छोड़ करके वो दूर चली जाती है अंधेरे में। कुछ ही देर के बाद एक रोशन घर में होने लगता है। लालटेन जैसा चीज़ वो जला देती है और उसकी पीली रोशनी पूरे घर में फैल जाती है। तब मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा पुराना सा पलंग है, जिस पर जाल मकड़ा मकड़ी के जाले सब बिछे हुए हैं, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। कुछ फर्नीचर वगैरह मुझे दिखाई देते हैं, लेकिन मिट्टी का परत से दबे हुए हैं, गंदगी भरा हुआ था। इस जगह पर मुझे क्यों लेके आई थी, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा था। तब कहती है कि हाँ, अब इस जगह पर हम दोनों बैठते हैं और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कितने धन की तुम्हें ज़रूरत है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, कहता हूँ कि देखो, आपसे हो नहीं पाएगा, ये 1000, 2000, 5000 की बात नहीं है, यहाँ लाखों रुपए की ज़रूरत है, तब जाकर मेरा काम खड़ा हो सकता है। आपके पास कहाँ से पैसा आया? तब कहती है, पैसा तो नहीं है, लेकिन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये पलंग को थोड़ा ऊपर उठाओ। भारी पलंग था, मेरे बस की तो बात ही नहीं थी। मैं तो अपना जोर लगा चुका था, लेकिन वो पलंग टस से मस नहीं हुई। तब मेरी तरफ देख कहती है, तुम हटो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। फिर दोनों हाथ अपना लगाती है, आप पलंग को सरका देती है। इतना भारी पलंग, पुराना पलंग, और कैसे अपना बाजू लगा करके और उसको सरका देती है। मैं तो देखता ही रह जाता हूँ। तब कहती है, इस कालीन को हटाओ, यह कालीन देख रहे हो ना, इसको सरकाओ तुम। मैं कालीन को सरकाता हूँ। तब देखता हूँ वहाँ पर 2 बाई 2 का एक जैसा कुछ बना हुआ था, जैसे ज़मीन के अंदर में कुछ रखने के लिए सामान। पुराने ज़माने में लोग ऐसा ही किया करते थे।
ज़मीन के अंदर में कुछ छुपाने के लिए गड्ढा बना देते थे और उसमें कुछ न कुछ अपना बहुमूल्य चीज़ छिपाते थे। वैसे ही एक गड्ढा था 2x2 का और उसमें कुछ मटका जैसा रखा हुआ था पीतल का। वो कहती है इसको तुम बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। मैं उसको निकालता हूँ, मिट्टी से भरा हुआ था और मैं बाहर रखता हूँ। उसमें ढक्कन लगा हुआ था, ढक्कन वाला मटका था। तब कहती है इस ढक्कन को खोलो। ढक्कन इतना टाइट था कि मेरे तो पसीना छूट गए थे। मुझे लगा कि ये भी मुझसे खोल नहीं पाएगा। तब लड़की कहती है देखो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो ये ढक्कन खोलना ही पड़ेगा। मैं जोर लगाता हूँ, पसीने से नहा जाता हूँ, लेकिन वो ढक्कन खोल नहीं पाता है। मैं लड़की की तरफ देख कहता हूँ कि नहीं, ये मेरे से खुल नहीं पा रहा। ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है। ये तुम्हारा परिवार कब तक यहाँ रहता था? मैं बात को बदल देता हूँ। तब लड़की कहती है देखो, जिस काम के लिए हम आए ना, पहले वो काम को पूरा करते हैं और बातचीत तो हम बाहर करते रहेंगे, लेकिन यहाँ से हम जल्दी से जल्दी काम अपना निपटा के चलें। वो मुझे बार बार कहती है तुम खोल सकते हो, खोल सकते हो। तब मैं कहता हूँ कि आप ही खोल लो इसको, आपके हाथ में तो बहुत ताकत है। तब वो मना कर देती है, कहती है मैं इसको हाथ नहीं लगा सकती, ये खोलना तो आपको ही पड़ेगा। ना जाने ऐसा क्यों बोल रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि जो भारी पलंग था वो झटके से हटा दिया था, लेकिन ना तो 2x2 का जो गड्ढा था उसमें उसने हाथ लगाया, ना उस मटके को पीतल को निकाला, ना कालीन को हटाया। ये सब काम मुझे ही करने पड़ा था उस रात को। तब कहती है एक बार ताकत लगाओ और देखो ये खुल जाएगा। ये खुलेगा तो तुम्हारा भाग भी खुल जाएगा, नहीं तो यहाँ आना सब बेकार हो जाएगा। आखिरकार मैं जोर लगाता हूँ और तब जाकर धीरे धीरे वो खुलना शुरू कर दिया। मैं पसीने से नहा गया था, इतनी ताकत उसमें लगानी पड़ी थी। इसके बाद जब ढक्कन खुलता है तब कहती है इसको पलटो, देखो तुम्हारी किस्मत में क्या मिलता है। जब मैं पलटता हूँ ना तो कुछ सोने के जेवर उसमें मुझे चमकते हुए नजर आते हैं। मैं जेवर को देखता हूँ और उस लड़की की तरफ में। कहती है लड़की देख लिया, तुम्हारे भाग में इतना ही लिखा था, ये अनुमान लगाओगे ये कितने का होगा, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तो सोने चांदी के बारे में बिल्कुल जानता ही नहीं था। मैं कहने लगा नहीं, मुझे नहीं मालूम है इसका कितना मूल्य होगा, लेकिन सोना है तो कीमती ही होगा। ये आपका है, ये आपका है ना? तब कहती है हाँ मेरा ही समझ लो। मैं कहता हूँ आपका परिवार का है या आपका है? तब लड़की कहती है परिवार ने रखा है लेकिन मेरे लिए है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी कोई महत्व है नहीं, अब तुम अपने काम में लगा सकते हो। और हाँ, जब तुम्हारे पास में धन आ जाए तब इस चीज़ को तुम्हें ज़रूर वापस लौटा देना चाहिए और इसी जगह पर रख देना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हो ना। मैं सोच में पड़ गया था। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इसको बेचूंगा तो फिर वापस कैसे रखूंगा। मैं कसम कसम में हुआ पड़ा था। और तब हंसते हुए कहती है अरे मेरा कहने का मतलब था कि जितने का धन है चलो इसको तुम बेच दोगे, पैसा आ जाएगा, ये सामान तो मिलेगा नहीं ना, लेकिन इसके बदले में जितना का ये धन था उतना जब तुम्हारा काम सेटल हो जाता है, तुम पैसा कमाने लगोगे, तो इतना ही सोना खरीद करके इस मटके में तुम्हें रख करके बंद करना है और फिर जहाँ ये ढक्कन है लगा करके आप भूल जाना है कि कभी इस घर में हम आए भी थे, कोई सोना भी हम पाए थे, बस ऐसे ही तो करना है। लड़की की बात मेरे जहन से बाहर निकल रही थी। मुझे समझ में नहीं आता कि अपना घर का सोना, पुराना सोना मुझे क्यों दे रही थी। मैं उससे बहुत सवाल पूछा था उसके परिवार के बारे में और तब उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, ये मेरा ही है, मेरे परिवार ने मेरे लिए ही ये सब बनवाया था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये तुम्हारे काम में आएगा। जब तुम्हारे पास धन आ जाए तो इतना धन का सोना खरीद करके इसी मटके में रख देना, अब भूल जाना कि हम कभी आए थे, बात खत्म हो जाएगी। मैं ले तो लिया लालच में, लेकिन मेरे मन में तरह तरह का सवाल अब भी जाग रहा था। अब मैं वो सवाल को जवाब लड़की से पाना चाहता था, लेकिन लड़की टाल देती थी। मैं पूछा भी कि आखिर तुम्हारा परिवार यहाँ से क्यों चला गया, कोई ना कोई वजह तो होगी, लेकिन वो कहने लगे कि ये शायद यहाँ रहना नहीं चाहते थे, वो शहर में अब बस चुके हैं, अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। अब इसके बाद सवाल जवाब सब खत्म हो गया था। हम बाइक लेकर के लौटते हैं और लड़की फिर उसी गांव में जहाँ पर मैं छोड़ा करता था
वहीं पर जहाँ पर वो बताती थी कि मेरी मौसी के घर है, उसी जगह पर उतार देता हूँ। अब फिर सोना अपने साथ में लेकर के अपना घर लौटता हूँ। शुक्र था कि पिताजी सोए हुए थे। मैं अपने भाभी को जगाता हूँ और भाभी को सोना दिखाता हूँ कि भाभी ज़रा देख के बताना ये असली है या नकली है। भाभी अच्छा खासा पहचान रखती थी। देखते ही मुस्कुराने लगती, अरे देवर जी ये तो खाली सोना है, ये सब कहाँ से लाए आप, कहाँ से लाए? वो भी सवाल पर सवाल पूछने लगी। और तब मैं कहता हूँ भाभी कोई दोस्त ने मेरे काम के लिए मदद करने के लिए दिया है। अब बोला है कि जब तुम्हारा काम सही ढंग से जम जाए, पैसा कमाने लगो, तो इतना ही सोना उसको लौटा देना है। भाभी थोड़ा आश्चर्य में पड़ी हुई थी, कौन है दोस्त, कौन है दोस्त जो आपका इतना मदद करता है? और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उस लड़की को नाम बताता हूँ, गांव बताता हूँ, उसके बारे में जो भी जानता था मैं सब कुछ बता देता हूँ। भाभी आश्चर्य से मुझे देख रही थी और कह रही थी, देवर जी कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो आप, सोच लेना, समझ लेना। देखो देवर जी गलत रास्ता बिल्कुल मत अपनाना, जैसे भैया आपके सच्चे हैं वैसे आप ही पढ़ना। और तब मैं भाभी को कहता हूँ कि भाभी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, उस लड़की ने जो मेरी मित्र है वो स्वेच्छा से दिया है। तब जाकर भाभी थोड़ा उनका चेहरा शांत होता है और कहती है इससे आपका काम तो जरूर बन जाएगा, ये तो लाखों रुपए के जेवर है, ये तो बहुत ही कीमती है। मैं बड़ा खुश हो गया था और इसके बाद भाभी ही मेरी मदद करती है। मैं भाभी को बोलता हूँ कि देखिए कल हम शहर की तरफ चलेंगे, कोई ना कोई बहाना बना लीजिएगा कि मैं आपको डॉक्टर के पास जाना है और तब बापू जाने देंगे। अब ये काम करवाइए मेरा सोने वाला। भाभी की मदद का द्वारा ही हमारा काम स्टार्ट हुआ था। उस जेवर को बेच करके जो मैं अपना काम करना चाहता था और वो मैं काम स्टार्ट कर दिया था। हाँ, इसमें पूरा 2-3 महीना ज़रूर लगा था। और शनिवार का शनिवार हम उस जगह पर मिला करते थे, उस लड़की से बातचीत होती थी, वो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारा काम कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक बढ़ा। और इसके बाद काम मेरा स्टार्ट हो चुका था। अब तो मेरे पास में किसी से मिलने के लिए टाइम भी नहीं था, अपने काम में इतना मसरूफ़ हो गया था और उस लड़की से भी मिल नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं शहर में। और मेरा जो बापू थे वो तो बड़ा आश्चर्य में पड़े थे कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये धन कहाँ से पाया, कैसे अपना काम में स्टार्ट हो गया। वो मुझसे सवाल पर सवाल पूछते हैं कि बेटा कहाँ से पैसा लिया। और तब मैं कहता हूँ बैंक से लोन ले लिया, कुछ उधार ले लिया अपने दोस्तों से, उनको लौटाना भी है। और तब बापू कहते हैं अब मुझे लगता है कि तू ये काम संभाल लेगा। मैं तो इसलिए डरता था बेटा कि कहीं तू मेरी मेहनत की कमाई को बर्बाद तो नहीं कर देगा। अब मैं तेरा हर काम में मदद करूँगा। और उसके बाद मेरा बापू का स्वभाव मेरे प्रति बिल्कुल बदल जाता है। बिल्कुल मीठे अंदाज में मुझसे मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, बात करते हैं और मेरे काम में शामिल भी हो जाते हैं, बड़ा खुश नज़र आते हैं। और इसके बाद हमारे घर के हालात बिल्कुल बदल गए थे। जहाँ पर रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, अब घर बिल्कुल शांत हो गया था। जब मेरा काम सेटल हो जाता है और तब रिश्तेदार भी आना शुरू हो जाते हैं मेरी शादी करने के लिए। और मेरी भाभी इस चीज़ में आगे थी, उनकी जान पहचान का एक रिश्ता आता है और तब भाभी मेरे से बिना पूछे हुए हाँ कर देती है। भाभी मुझे मिलती है एक तस्वीर लेकर के, कहती है मुस्कुरा के कि देवर जी देखना ये लड़की ये मेरे जानने वाले की है। अब मैं हाँ बोल चुकी हूँ, मना मत करना। लड़की तस्वीर में बहुत देखने में अच्छी थी। अब भाभी को मैं इज्जत करता था। भाभी तो एक थी जो मैं उन पर नाज रखता था, वही हमारी सहायता हर समय करती थी। मैं इस चीज़ के लिए नाम नहीं बोल सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ कि आखिर मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसका क्या होगा। मैं भाभी से बोलता हूँ और तब भाभी कहती है अरे उसको भूल जाओ ना, ख़त्म करो, पैसा कौड़ी है जब तुम्हारे पास में आ जाएगा वो धन दौलत दे करके अब बात ख़त्म करो। ये लड़की बहुत अच्छी है, मेरी जान पहचान की है, इसी से आपको शादी करना चाहिए। अब मैं हाँ तो बोल देता हूँ, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अब मैं उस लड़की से मिल नहीं पाता हूँ। 5 महीना हो जाता है, अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता हूँ और लगभग मैं उसको भूलने ही लगता हूँ। जब वो शादी का बात आगे चलने लगती है ना, तो मुझे लगता है कि भाभी सही कह रही है, मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो हमारे परिवार को
संभाल सके। उस लड़की को अपने मन से बिल्कुल निकालने की कोशिश करता हूँ और निकल भी गई थी। मुझे लगा कि जब मेरे पास में पैसा पूरा आ जाएगा अब फिर मैं उतना ही सोना खरीद करके और उसको दे दूंगा कि भाई ये रहा तुम्हारा घर का सोना, और तुम रखो, और आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता एक फ्रेंड वाला रहेगा। लेकिन शादी का मैंने उससे कोई वादा भी नहीं किया था, ये भी बात था। बस हम प्रेम करते थे, इतना ही बहुत काफ़ी था। 5 महीना बीत गया था। मैं अपना शहर वाला घर में था जहाँ पर हमारा ऑफिस था। ऑफिस से 2 गली बाद हमारा घर था। वहाँ पर भाभी, मेरा परिवार, कभी गांव में और कभी यहाँ पर, आधा कभी उधर कभी इधर। और उस टाइम में भाभी भी वहीं पर थी। मैं अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था। रात के 12:30 बज रहा था और तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। मुझे लगा कि भाई नींद खुलती है तो कौन हो सकता है भाई, 12:30-1 बजे का वक्त है। क्या पापा है? पापा है, लेकिन पापा क्या करेंगे, अब तक तो सो गए होंगे। मैं आवाज़ देता हूँ, कौन है बाहर, कौन है बाहर, लेकिन कोई आवाज़ का जवाब नहीं मिलता है। और तब मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर देखता हूँ, कोई नज़र नहीं आता है। मुझे लगा कि मेरे कान बजे होंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं है। दरवाज़ा बंद करके आज जैसे ही अपने बिस्तर के पास जाता हूँ, वही लड़की खड़ी मिलती है। जैसे उस लड़की को देखता हूँ ना तो मेरा दिल दहल जाता है। अरे यहाँ कैसे आ गई, ये मेरा घर कैसे जानती है? कई तरह का सवाल, आप पूरा शरीर पसीने से नहा जाता है। मेरा रोम रोम खड़ा हो जाता है उसको देख करके। आज उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं था, उसके चेहरे पर लालिमा थी। आंखों में जैसे लाल रंग मुझे गाढ़ा गाढ़ा नजर आ रहा था। उसके भाव बिल्कुल अलग आज दिखाई दे रहे थे। मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं, बिल्कुल ऐसा चेहरा था कि मैं उस चेहरे को देख करके डर गया था। ऐसा तो चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था उसका। आंखें का कलर उसका लाल हो चुका था, चेहरा भी लाल हो चुका था, जैसे गुस्से में हो वो। मैं देख करके उसको हैरान और डर गया था। आप यहाँ पर, तुम यहाँ पर? मैं हकलाने लगा था। आप यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आ गई? ये मेरा घर है, कोई देख लेगा तब क्या होगा? तब कहती है, पूरे 5 महीना हो गया तुम मुझसे मिलने नहीं आता, तेरा काम निकल गया, इसलिए तू भूल गया। अब तू शादी भी करने वाला है। इसके बाद वो मेरा गला पकड़ लेती है। अब तो मेरी घिघी बंध चुकी थी। मैं तो कुछ बोलना चाहता था लेकिन हलक से आवाज़ निकले तब ना। सारा कुछ तो वही बोल रही थी और मैं बस सुनते जा रहा था। शरीर कांप रहा था। वो अपने असली रूप में आज मुझे दिखाई दिया था। वो एक प्रेत आत्मा थी, खूबसूरत प्रेत आत्मा, और उसके जाल में मैं फंस चुका था पूरा का पूरा। उसमें वो मुझ पर काबू अपना कर लिया था। वो दहाड़ रही थी, चिल्ला रही थी, मुझ पर बरस रही थी। तू मुझे कैसे भूल सकता है? मैंने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। मैं सब कुछ सुन रहा था और आखिरकार मैं उसकी तरफ देख के बोलता हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इस काम में मैं लगा हुआ था इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया। लेकिन आप मेरे कमरे में कैसे आई? मेरे कमरे में कैसे आई? आप हो कौन? आपकी असलियत क्या है? और तब अपना वो असली चेहरा मुझे दिखाती है। एक ही पल में वो जो चेहरा मोहरा था ना, सब कुछ बदल जाता है। अब मैं देखता हूँ ना तो जैसे पहले 22-23 साल का लग रही थी, अब वो 30-35 साल की लग रही थी। बिल्कुल अलग ही वो सब कुछ, चेहरा मोहरा सब कुछ बदल गया था। लेकिन आंखें अभी भी सुर्ख लाल थी, चेहरा अभी भी गुस्से में दिखाई दे रहा था। मैं उसको देख करके एकदम और भयभीत हो जाता हूँ, चीखने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। और वो भी मेरे साथ वैसे ही कर रही थी। कह रही थी कि मेरा सारा धन जैसे तूने लिया है वैसे ही जा कर के वापस कर दे, नहीं तो तेरे सारे परिवार को ख़त्म कर दूंगी। तूने मेरे साथ में धोखा किया है, तूने मेरे साथ में धोखा किया है। तू शादी करना चाहता था तो मैं तुझे रोकती थोड़ी, मैं शादी करने देती, लेकिन तूने मेरे साथ दगाबाजी किया। तूने मुझे बताया नहीं, कुछ भी मुझे शेयर नहीं किया है। अब तेरा मेरा कोई रिश्ता कोई नहीं रहेगा। जल्द से जल्द ये काम कर ले, जो भी मेरे से धन लिया था उस धन को वापसी कर दे, ऐसी में तेरी भलाई है। रात में इतना शोर शराबा मेरे कमरे से हुआ, इसके बाद मेरा सारा परिवार जाग चुका था। बाहर खड़े होकर के
मुझे आवाज़ लगा रही थी, भूपेंद्र भूपेंद्र किसके साथ तू बहस कर रहा है, दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं दरवाजे पर जाऊं, दरवाज़ा खोलूं। वो मुझे जानने नहीं दे रही थी, बस कह रही थी कि कब तू मेरा धन देगा, मुझे तारीख बता, वो टाइम बता, और तब मैं तुझे छोड़ूंगी, और नहीं तो तेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगी, तेरे साथ भी, तुझे भी। वो धमकी पर धमकी दे रही थी। मेरे पास अगर उस टाइम इतना धन होता तो मैं बिल्कुल हाँ बोल देता, लेकिन इतना धन मेरे पास अभी था भी नहीं कि मैं उसको वापस कर सकूं। और तब वो दहाड़ती है, चिल्लाती है मुझ पर, और बाहर में सब मेरे परिवार के जगे हुए थे, दरवाजे के पास मेरा नाम लेके पुकार रहे थे, भूपेंद्र भूपेंद्र किससे बहस कर रहा है, दरवाज़ा खोल बेटा, दरवाज़ा खोल बेटा। और आखिरकार कहती है मुझे धक्का मारते, जा तेरा चाहने वाले आ गए, जा दरवाज़ा खोल, लेकिन भूलना मत मैं फिर कल आऊँगी, मुझे जल्दी से जल्दी उस धन को वापस चाहिए, ऐसे में तेरे पूरे परिवार की भलाई है। मैं पसीने पसीने नहाया हुआ है, आज जब मुझे धकेलती है मैं दरवाजे के पास जाता हूँ और दरवाज़ा खोल देता हूँ। इसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ और फिर मुझे होश नहीं रहता है कि मैं किस दुनिया में हूँ। जब मुझे होश आता है ना तो सुबह हो चुकी थी। मेरे परिवार के लोग सब गम में डूबे हुए थे, सबका वही हाल था। मैं आंखें खोलता हूँ तो सबसे पहले चेहरा आता है मेरे पिताजी का, जिनसे मेरी कभी बनती नहीं थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। आज मेरे सामने में खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू था। हम मुझसे पूछ रहे थे, बेटा तू सही है ना, होश में आ गया ना, मुझे पहचानता ना बेटा मैं कौन हूँ, एक बार बोल दे, एक बार बोल दे, मैं तेरा पापा हूँ ना बेटा। वो दिन मैं आज भी नहीं भूलता। पापा बिल्कुल बदल गए थे, पहले वाले थे ही नहीं। और तब मैं कहता हूँ, हाँ पापा आप, मैं जानता हूँ ना, मैं होश में आ चुका हूँ ना। अब इसके बाद घर में थोड़ा जो शांति भंग हो गई थी, और तब जा कर के सब लोग जहाँ जहाँ थे मेरे पास में आ जाते हैं। सब एक ही सवाल कहते हैं, अंदर क्या हुआ था, अंदर तो कोई था नहीं, किस पर तू चिल्ला रहा था, किससे झगड़ा हो रहा था, कोई भयानक सपना देख रहा था भूपेंद्र। मैं सब परिवार के सामने मैं इस बात को छुपाया नहीं, और जो जो कहानी थी मैं सब कुछ बताता गया। भाभी को पता था, भाभी ने 1 मिनट में कैच कर लिया था, वो वही लड़की थी देवर जी। और तब मैं कहने लगा कि हाँ भाभी वही लड़की थी, उसी ने मुझे वो धन दिया था और बोला था कि इस धन को अपना काम में लगाओ, और जब तुम्हारे पास धन आ जाए इसको लौटा देना। अब इसके बाद सब परिवार के लोग एक दूसरे के मुंह देखते हैं कि इतना बड़ा धन कहाँ से हम जल्दी से जल्दी लेके आएँ। और तब उस वक्त में मेरे पिता उस काम में आगे आ जाते हैं। तो चिंता मत कर, चिंता मत कर, हम आज ही चलते हैं, आज ही चलते हैं, सब कुछ हम अपने हाथों से करूँगा। अब इसके बाद मेरे को अब ऐसा लगा भी नहीं था कि पिता इस काम में मेरा साथ देंगे। उतना सारा सोना जितना हमने लेके आया था, भाभी साथ में जाती है, और वैसे ही जेवर हम अब थोड़ा सा इधर उधर अलग किस्म का होगा, लेकिन जो कीमत थी उसी कीमत का हम सोना खरीदते हैं। अब इसके बाद आखिरकार शमशान वाले घर के पास में जाएगा कौन, किसी बात के लिए, इसी बात के लिए अब कोई तैयार नहीं था। अब मैं कहने लगा कि ये मैंने काम स्टार्ट किया है तो मैं ही इसको ख़त्म करूँगा, लेकिन मेरे पिता कहते कि नहीं, तू अकेले नहीं है, मैं तेरे साथ में चलूँगा। आखिरकार रात को हम शमशान वाले घर के पास में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो ताला बंद था। वो लड़की ने कहा था ये देखने में ताला बंद दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक झटका मारोगे खुल जाएगा। और वैसे ही मैंने किया, ताला खुल चुका था। जब हम अंदर पहुँचते हैं तब अंधेरा अंधेरा हो चुका था, सूरज डूब चुका था। ये सब काम पूरा तैयारी करने में वक्त बहुत सारा निकल चुका था। तब हम पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन पूरे इंतजाम के साथ में आए थे, टॉर्च वगैरह सब कुछ ले करके। और उस पलंग को हम बाप बेटे भी मिल करके सरका नहीं पा रहे थे, इतना भारी पलंग था। और वो घर वैसे के वैसे गंदगी में डूबा हुआ था। अब तो उसमें सांस लेना भी दुभर हो रहा था। लेकिन मेरे पिता फौजी थे, मैं तो पसीने से नहा चुका था। तब मेरे पिता कहते हैं
ये दो जनों का काम नहीं है, ये एक जन ही इस पलंग को हिला सकता है और वो काम मैं कर सकता हूँ। और इसके बाद पिताजी ने ना क्या तरकीब लगाया, एक झटके से वो पलंग साइड हो चुका था। और कहने लगे बस तू अपना काम जल्दी जल्दी कर ले, जो भी सामान इसमें रखना है रख रखा के हम निकलते हैं। अब रात होने वाली थी, शाम हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी उस पित्तल का बर्तन को खोलता हूँ और उसमें जेवर डालता हूँ और उसको बंद करके और फिर मेरे पिताजी पलंग सरका देते हैं। हम उस घर से बाहर निकल आते हैं और तब लंबी लंबी सांस लेते हैं। इसके बाद कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। हमारी नज़र में तो हमने अपना पूरा काम कर दिया था, लेकिन एक रात को फिर वही लड़की हमारे पास में आ जाती है और जब मैं सोया हुआ था मुझे जगाती है और कहती है, हाँ तूने अपना काम तो बखूबी कर दिया और मुझे भी अपना काम बखूबी करना है। बस एक काम है आखिरी, इसके बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। मैं कहता हूँ अब क्या रह गया है, अब क्या रह गया है, मैं डरा हुआ था। और तब कहती है बस आखिरी रात, इसके बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अनजाने में तो मैं उसके साथ ना जाने कितनी रातें बिता चुका था। मैं अब जान चुका था कि वो प्रेतात्मा है, लेकिन वो जीत पर अड़ी हुई थी, गुस्से में आ चुकी थी और कहने लगी कि देख यही आखिरी काम है, अगर ये तू कर लेता है मेरे साथ में, समझ ले कि तेरा साथ में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और नहीं तो मैं बहुत कुछ कर सकती। उस रात भी मुझे डराई धमकाई और तब मैं वो आखिरी काम करता हूँ। मैं उसे वादा लेता हूँ कि आज के बाद मेरे पास तो नहीं लौटोगी, और तब कहती नहीं अब मैं तुम्हारे पास अब बिल्कुल नहीं लौटूंगी। और उसके बाद वो कभी लौटी भी नहीं थी, वचन की पक्की थी। मेरी शादी ब्याह हो गया था। मैं ये किस्सा कहानी कभी कभी अपने पत्नी को अब ऐसे ही सुना दिया करता था, और तब वो हंसी मजाक में लेती थी। और तब मैं भाभी को आवाज़ देता था कि भाभी ज़रा इधर आना, बताना ये कहानी कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। और तब भाभी कहती कि जो भी इसने बताया है ना मेरे देवर ने, बिल्कुल सत्य है। और तब मेरी पत्नी डर जाती थी। तो दोस्तों ये थी भूपेंद्र जी की भेजी हुई कहानी घटना। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हाई वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।